हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जनवरी मंथ का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सीक्वेंस से वीडियो मिलेंगे। पीसीएस प्री 2025 और आर के लिए हम लोग अक्टूबर 2024 से वीडियो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, और अभी लास्ट वीडियो सेकंड वीक का किया था जनवरी का। चलिए पहला टॉपिक करते हैं हम लोग, मिशन मौसम। अभी हाल ही में पीएम मोदी साहब ने यहाँ पे मिशन मौसम को इनॉग्रेट किया है। पर्पस देखो सिंपल समझ में आता है, नाम से ही पता चल रहा है मिशन मौसम से कि जो मौसम की प्रेडिक्शन में, मौसम की फोरकास्टिंग में जो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, उसको बेटर करना है ना। क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे सेक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर है, चाहे विमानन वाली बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, टूरिज्म को लेके, हेल्थ को लेके, यहाँ पे हर एक सर्विस में मौसम का प्रिसीजन होना, मौसम की प्रिडिक्शन का प्रिसीजन होना, ये बहुत जरूरी है। तो अभी हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसकी 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी साहब ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करंट में था, बेटर फोरकास्टिंग के लिए, बेटर मॉडलिंग के लिए, बेटर वेदर सर्वेलांस के लिए ये पर्पज ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन के लिए इस मिशन को लाया गया है। और बाकी जो स्टैटिक पॉइंट है आईएमडी के बारे में, 1875 में स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करती है। इसको देखो कंफ्यूज करने के लिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में भी एक स्टेटमेंट बना के दे सकता है, तो उसको गलत कर देना। ठीक है, ये अर्थ साइंस के मिनिस्ट्री जो अर्थ साइंस है इसके अंडर में काम करती है आईएमडी। क्लियर है। चलिए दूसरा टॉपिक करते हैं, इसराइल हमास ड्राफ्ट सीज फायर डील। देखो इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी हुए हैं, ये हम लोग को फोर्थ वीक ऑफ करंट अफेयर्स में मिलेगा। अभी थर्ड वीक तक जो अपडेट था वो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। यहाँ पे क्या है, सीज फायर डील में क्या है, अल्टीमेटली इस डील में क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट किया गया, हमास ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार किया और बहुत से जो हॉस्टेजेस थे इनके पास, है ना, बंदी थे इसराइल के, हमास ने छोड़ा है। और ये जो एग्रीमेंट हो पाया है वो इनकी कॉपरेशन से हो पाया है, अमेरिका, मिस्र और कतर ने मतलब मीडिएट किया है। लेकिन अभी तक एग्रीमेंट इसराइली कैबिनेट में स्वीकृति के लिए पेंडिंग है। ठीक है, ये थर्ड वीक तक का था अपडेट। अब इसमें भी फर्दर डेवलपमेंट हुए, हम लोग देखेंगे फोर्थ वीक में। यहाँ पे देखो मैं छोटा सा यहाँ पे डिपिक्शन किया हूँ मैप का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा। मैं इसराइल को पहले मार्क कर दे रहा हूँ, ये इसराइल है। ठीक, ये इसराइल है और इसराइल से जो जो यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कंट्रीज, इसके बारे में पूछा जाता है। गोलन हाइट के बारे में बहुत पूछा जाता है। गोलन हाइट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सीरिया का भाग है गोलन हाइट, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग अलग से किए भी हैं। आप ईस्ट साइड में देखेंगे, ईस्ट साइड में आपको यहाँ पे जॉर्डन दिख रहा है। ठीक है, और वेस्ट साइड में ये मेडिटेरियन सी है, और नॉर्थ साइड में लेबनान है, और यहाँ पे कहीं इसको नॉर्थ ईस्ट बोल लीजिए तो सीरिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसराइल से कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो शेयर करती हैं बाउंड्री अपनी। तो आप देखो लेबनान को आपको देखना है। ठीक है, इस तरफ गोलन हाइट भी है, गोलन हाइट यानी सीरियाई। ठीक है, गोलन हाइट बेसिकली सीरिया का ही भाग है, कब्जा किया हुआ है इसराइल बहुत सारे वो हिस्से में। और इधर जॉर्डन से भी बॉर्डर शेयर हो रही है, इजिप्ट से भी शेयर हो रही है बॉर्डर। गाजा पट्टी का हिस्सा दिख रहा, गाजा पट्टी इसराइल के अंदर ही है, और मेडिटेरियन सी। ये भी ध्यान रखिएगा, सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली कहाँ पे, ये इसराइल में है। ठीक है, सी ऑफ गैलिली, ये जो हिस्सा दिख रहा ये सी ऑफ गैलिली है। तो इसराइल जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सीरिया के साथ, अगर कंट्रीज वाइज देखें, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट। ठीक है, 4 कंट्रीज है। बाकी गोलन हाइट आप देख ही रहे हैं, सीरिया का पार्ट है, तो वो भी टच करता ही है इसराइल से, इसराइल का, तो वहाँ पर बहुत सारे हिस्से को ऑक्यूपाई किया है। वेस्ट बैंक है इसराइल के अंदर। ठीक है, गाजा स्ट्रिप है ही यहाँ पे इसराइल के अंदर। ठीक है, तो मैपिंग से थोड़ा, मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। देखें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, इसको हम लोग पढ़े थे वैसे 2024 जो हुआ पीसीएस प्री। यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट है, इसको देखिए, उद्घाटन कर दिया पीएम मोदी साहब ने न्यू दिल्ली में। लेकिन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मत समझ लेना। ठीक है, हेडक्वार्टर तेलंगाना में है। और फर्स्ट चेयरमैन को भी नियुक्त कर दिया गया, इनके चेयरमैन है पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी। क्योंकि हल्दी में भारत जो है वो अव्वल स्थिति में है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो कंजम्पशन में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो। ठीक है, और बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एक्सपोर्ट में रहता है हल्दी का, तो इसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ये बोर्ड बना के। एम क्या रहेगा बोर्ड का, हल्दी की कृषि को प्रमोट करना है, रिसर्च का काम होगा यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड के द्वारा एक्सपोर्ट में वृद्धि, उत्पादन होगा तो एक्सपोर्ट में भी वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हल्दी क्षेत्र में समग्र विकास किया जाएगा। हेडक्वार्टर ध्यान रखना, ये फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में, न्यू दिल्ली मत लगाना। और ये जो बोर्ड है किसके अंडर में काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, टर्मरिक के बारे में, ये वानस्पतिक नाम जो है इसको ध्यान रखना है, कुरकुमा, लौंगा, लौंग मत लगा देना, ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानी जाती है हल्दी। ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसके प्रोडक्शन के लिए, इसकी कृषि के लिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और हाई रेनफॉल, ये 2 कंडीशंस हैं, ये मौसमी कंडीशन है। ठीक है,
प्रोडक्शन के बारे में क्या है, टर्मरिक के सबसे बड़े उत्पादक हैं हम, सबसे बड़े उपभोक्ता तो है ही, ठीक है, और सबसे बड़ा निर्यातक भी है भारत। 30 वैरायटी जो है हल्दी की, ये भारत प्रोडक्शन करता है, और 70% ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन में भारत का हिस्सा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। चलिए ध्यान रहेंगे इतने फैक्ट। अब देखें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, ये बड़ी चर्चा में रहती है, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। 2-3 फैक्ट हम लोग को जानने होते हैं। 300 यूनिट जो है बिजली वो फ्री है ना, और आप सोलर पैनल अगर लगवाते हैं अपनी छत पे तो जो भी कॉस्ट पड़ेगी सोलर पैनल की, उसमें उसका उस लागत का 40% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, है ना। और ये 40% जो सब्सिडी है ये 2 मेगावाट तक का जो आप लगाएंगे यहाँ पे सोलर पैनल उस पर है। इससे अगर बड़ा लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी फर्दर आपको जो भी आपकी लागत लगेगी उस पर भी 20% इस तरीके की प्रोविजन है। मेन फैक्ट है 300 यूनिट बिजली फ्री और 40% की सब्सिडी। तो ये जो 300 यूनिट बिजली है ना, वो ऐसे ही फ्री नहीं मिलने वाली है, आपको सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। अगर 2 मेगावाट का लगवाते हैं तो 2 मेगावाट से जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो 300 यूनिट ही होती है, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 300 यूनिट यहाँ पे फ्री है। अभी इसमें आगे क्या चीज़ आई है, संचालन गाइडलाइन जारी हुई है। ये बेसिकली कंपनी के लिए हुए हैं। कंपनियों को भी डर है कि हम सोलर पैनल हम मान लो प्रोडक्शन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं और पता नहीं मार्केट में बिके ना बिके, है ना, तो लॉस होने का एक रिस्क रहता है कंपनी के पास। तो बेसिकली ये जो गाइडलाइन है ये कंपनियों के लिए जारी की गई है। कंपनी के लिए एक तरीके से रिस्क मैनेज किया है गवर्नमेंट ने। इसको देख लेते हैं पहले। 100 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है ताकि रिस्क को कम किया जाए, कंपनी के रिस्क को कम किया जाए। चलिए, घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर 40% सब्सिडी, ये तो हम लोगों ने देख लिया। 300 यूनिट फ्री है। चलो क्वेश्चन कीजिए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, चलिए मैपिंग का क्वेश्चन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी था। कर्च स्टेट जो है, कर्च जलडमरू कहाँ पे लाई करती है, इसको मैप पे देखेंगे हम लोग। न्यूज में किस वजह से थी? यहाँ पे ऑयल स्पिलेज हुआ है अभी, तेल रिसाव के कारण रूस के 2 टैंक यहाँ पे डैमेज हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कर्च स्टेट देखिए, यहीं पे देख लेते हैं। ब्लैक सागर को आप देख पा रहे हैं और सी ऑफ अजोब को देख पा रहे हैं। ये स्टेट जो होती हैं काम क्या करती हैं? 2 वाटर बॉडी को जोड़ती हैं, ये तो हम लोग समझते हैं। वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं, है ना, 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं। ये जो हिस्सा होता है ये स्ट्रेट होता है, यानी पतला सा चैनल जो होता है वाटर का वो स्ट्रेट होता है। जैसे यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है जो है ना पतला सा चैनल वाटर का, आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो पानी के रास्ते से, ये चैनल हो गया, इसी को स्ट्रेट बोला जाता है। तो सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जोड़ती है कर्च स्ट्रेट, इसका नाम क्या है? कर्च स्ट्रेट, ठीक है। ये आपको क्रीमिया आइलैंड दिख रहा है, ये आपको क्रीमिया दिख रहा है, यूक्रेन का ही हिस्सा है, खैर ऑक्यूपाई किया हुआ है रसिया ने। हो जाएगा। चलिए इसको देखिए। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 भी रिलीज कर दी गई है WEF के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट्स है ना, इनको ध्यान रखा कीजिए, बहुत सारी रिपोर्टें जारी करता है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेंगे हम लोग अभी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट जो है। रिस्क किस चीज की है भाई? अब जोखिम तो कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल GDP को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम है ना, नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम है, एक पॉल्यूशन सबसे बड़ा जोखिम है ना दुनिया भर के लिए, जनसंख्या को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम है, कोविड जैसी समस्या जो है ये भी एक बड़ा जोखिम है, सोशल मीडिया पर जो झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार हो रहा है ये भी एक रिस्क है ना पब्लिक के बीच में, और नेचुरल ये जो कैलामिटीज़ हैं ये तो हैं ही, चरम मौसमी घटना है। तो ये जो जोखिम है ना, इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है, यानी अगले 2 वर्षों में क्या क्या रिस्क हो सकती हैं ग्लोबल लेवल पर, मतलब 2 वर्ष से लेकर आगे वाले 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में होने वाले जोखिम पर ये रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ सीख लिया कि WEF के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। फाइंडिंग्स में क्या है, रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स क्या आई हैं? पहले अगले 2 वर्ष में जो जोखिम है ना, सीड्स वैश्विक जोखिम है, इनको देख ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ये दीर्घकाल के यानी 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में वैश्विक जोखिम क्या क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट काम ही करती है अगले 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। तो अगले 2 वर्ष में ये जो जोखिम है, रिस्क है, ये भैया मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, यानी झूठी और भ्रामक जानकारी। दूसरी बड़ा जोखिम है यहाँ पे चरम मौसमी घटना है। एक जोखिम है ग्लोबल लेवल पर राज्य आधारित जो सशस्त्र संघर्ष हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, रसिया और क्रीमिया देख ही रहे हैं, यूक्रेन देख ही रहे हैं, है ना, इजराइल हमास देख ही रहे हैं, फिलिस्तीन देख ही रहे हैं, ये राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष हो गए। दीर्घकालिक में इन्होंने बताया कि भाई चरम मौसमी घटनाएं हो सकती हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं, पतन हो सकता है, और नेचुरल रिसोर्स की कमी हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है। और भारत के लिए जो जोखिम बताए गए हैं
ये जल आपूर्ति की कमी बताया गया है, झूठी जानकारी भ्रामक प्रचार बताया गया, मानव अधिकारों का हनन बताया गया और पॉल्यूशन बताया गया। तो देखो स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 वर्ष का याद रखना, 10 वर्ष का याद रखना, अल्टीमेटली है वही चीजें और भारत के लिए याद रखना। ठीक, चलिए WEF के बारे में क्या जानते हैं हम लोग। हेडक्वार्टर WEF ये नया नाम है, इससे पहले इस संस्था को यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से जाना जाता था। 1971 में WEF जो है वो यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एक बार एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है क्लास स्वाब के बारे में, इसकी स्थापना की गई थी क्लास स्वाब के द्वारा। फिर 1987 में WEF नाम दे दिया गया इस संस्था को, यूरोपीय प्रबंधन फोरम को। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही पूछा था कि WEF जो मतलब स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो वो क्लास स्वाब ही है। रिपोर्ट जो जारी करती है ना WEF, इसको ध्यान रखिए, GGR रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। GGR यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है WEF की। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये अभी इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ाई है हम लोगों ने। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये भी WEF बनाती है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी WEF का काम है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स जो है, संकेतक है या फिर रिपोर्ट है, ये भी WEF के द्वारा बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। देखें चर्चा में रहा सेमी ड्रैग फर्मियन। क्वेश्चन कीजिए सेमी ड्रैग फर्मियन क्या है। भाई एक पार्टिकल है, अभी हाल ही में खोज की गई है और बड़ी विचित्र विशेषता है इसकी। इसमें बताया गया है इस पार्टिकल के बारे में कि भाई ये एक डायरेक्शन में चलता है तो इसके पास मास रहता है, द्रव्यमान रहता है, लेकिन दूसरी दिशा में चलता है तो इसके पास मास नहीं रहता है, द्रव्यमान नहीं रहता है। तो एक ऐसा पार्टिकल है यार, मतलब अगर हॉरिजेंटली चल रहा तो मास है, वर्टिकल चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है तो मास नहीं है ना, या फिर वर्टिकल चल रहा है तो मास है, हॉरिजेंटली चल रहा है तो मास नहीं है। तो हाल ही में अभी इन विशेष कणों की खोज की गई है, इस वजह से ध्यान रखना सेमी ड्रैग फर्मियन। चलिए इंटरपोल के नोटिस के बारे में पढ़ते हैं। अभी एक नोटिस, एक सिल्वर नोटिस जो है ये न्यूज में था, क्योंकि सीबीआई ने इसको ट्रेस किया है। हाल ही में सीबीआई ने इंटरपोल के सिल्वर नोटिस को सीमा पार अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए प्रभावी बताया गया। बहुत सारे नोटिस जारी करती है इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, एक संस्था है, जो भी इसके मेंबर रहते हैं तो उन मेंबरों को जो भी अगर कुछ घटना होती है या फिर कुछ जानकारी देनी होती है या फिर कुछ संदिग्ध गतिविधि होती है तो ये मेंबर कंट्रीज को अलर्ट करती है। ठीक है, नोटिस भेज के कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो चूंकि ये सिल्वर नोटिस, ये पहले इस तरह का नोटिस नहीं था इंटरपोल के पास, ये तो अभी लॉन्च किया गया। जो स्टैटिक नोटिस है, पुराने नोटिस है, उनको भी देखेंगे। क्योंकि सिल्वर नोटिस का जो पर्पज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, सीमा पार अवैध संपत्तियों के बारे में बताता है सिल्वर नोटिस। इन नोटिसों के माध्यम से इंटरपोल सदस्य देशों की पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी भेजता है। अब जो तमाम नोटिस हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, है ना, यूपीएससी भी पूछ लिया, यूपीएससी ने भी और पीसीएस ने भी पूछा है। रेड नोटिस अगर जारी करता है इंटरपोल किसी कंट्री के लिए तो उसका मतलब है कि वो किसी वांछित अपराधी के बारे में बताना चाह रही है। ग्रीन नोटिस का मतलब होता है चेतावनी। नारंगी नोटिस का मतलब है बम की सूचना, बॉम्ब की सूचना। पीला नोटिस का मतलब यहाँ पे लापता व्यक्ति से होता है। काला नोटिस जो है ये अज्ञात लाश या शनाख्त करने के लिए भेजा जाता है ना। बैगनी अपराधी का तरीका क्या है। नीला रंग अतिरिक्त जानकारी के लिए। ये स्टैटिक नोटिस है जो इंटरपोल भेजता रहा है। लेकिन अभी जो हाल ही में एक नया नोटिस आया है इंटरपोल का, सिल्वर नोटिस, ये क्या बताता है, अवैध संपत्तियों के बारे में सूचना देता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये अभी हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया। हो जाएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो एक बार पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। तो ये है, ये 3rd वीक का करंट अफेयर्स हो गया। मिलेंगे 4th वीक में। और यार ये जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज अभी जान ही रहे हैं, प्रयागराज में कुंभ स्नान, रिलेटिव्स की वजह से थोड़ा सा है ना, आना जाना ये सब चीजें लगी रहती हैं, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। मैं करूंगा उसकी स्पीड अप, आप परेशान मत होइए, कीजिए इसको, कीजिए। फिर मिलते हैं 4th वीक में। थैंक यू।